तो हम 2026 के में पूछा हुआ मैट्रिक एग्ज़ाम में साइंस का प्रश्न 20 प्रश्न ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। याद रखिएगा, ये 2026 में पूछा गया है। ये ऑब्जेक्टिव जितना भी 20 गो मैं कराऊँगा, 20 क्वेश्चंस कराऊँगा, वो 2026 में पूछा गया है। और देखिए, इसका सॉल्यूशन जैसा मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ, उसका PDF भी आपको मिलेगा। तो वो कहाँ मिलेगा, वीडियो के मैं जैसे कि वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि आपको PDF कहाँ मिलेगा। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा, ये 2026 में पूछा हुआ है। और याद रखिएगा, पूछा हुआ प्रश्न कितना इम्पोर्टेंट होता है, हमें ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक आप लोग फीलिंग को समझ रहे होंगे। तो चलिए देखिए, आप नया क्वेश्चन करने से बढ़िया है कि आप PYQ कीजिए, ठीक ना। मतलब पिछले साल के पूछे हुए प्रश्न, और मैं तो आपको जैसे कि न्यू प्रश्न करा रहा हूँ, जैसे कि 2026 का ये है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में पौधे में जल का संवाहक ऊतक होता है। जल का संवाहक ऊतक का मतलब होता है जल माने पानी, संवहन माने एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाला, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाला। और ऊतक का मतलब समझ रहे हैं, कोशिका के समूह से बने होते हैं, उसको हम ऊतक कहते हैं, ठीक। तो ये बोल रहा है ना कि पौधे में जो जल, जैसे कि जल को जो ले जाता है, जो ऊतक ले जाता है पौधे में, जो जल का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण करता है, उस ऊतक को क्या कहते हैं। देखिए, मनुष्य में भी ऊतक होता है, और पादप का मतलब समझ रहे हैं, पौधे में भी ऊतक होता है। तो हम लोग, जैसे कि हम लोग पानी पीते हैं, उन लोग तो पानी पीते नहीं हैं। तो आखिर वो जल एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस ऊतक के, वो जो जल का स्थानांतरण करते हैं वो ऊतक के द्वारा करते हैं। फीलिंग समझ रहे हैं ना। हाँ, आई थिंक आप लोग समझ रहे हैं। तो वही बोला कि निम्नलिखित में पौधे में जल का संवाहक ऊतक है। जल एक दूसरे से दूसरे स्थान तक ले जाने में कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है, कौन सा ऊतक काम में आता है। तो पहला ऑप्शन है जाइलम, दूसरा ऑप्शन है फ्लोएम, तीसरा ऑप्शन है चांदनी नलिका, और डी ऑप्शन है मूलरोम। इस चारों में से कौन सा आंसर हो जाएगा। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि पौधे तो पानी पी नहीं सकते। अगर उनको जल की आवश्यकता होगा तो उनका पास एक ऊतक होता है जिसका नाम होता है जाइलम। जाइलम ऊतक जो होता है वो पेड़ पौधे के जड़ के जैसे कि एक मूल जड़ होता है, उससे जड़ से पृथ्वी से जड़, पेड़ पौधा के पृथ्वी से जड़, पेड़ पौधा के जो जड़ होता है वो पृथ्वी से जल को ग्रहण करता है, और वो रसारोहण क्रिया के द्वारा जाइलम ऊतक एक स्थान से दूसरे स्थान तक जल का क्या करता है, परिवहन करता है। ओके, आज का जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है परिवहन, वो कौन सा जिम्मेवार होता है, जाइलम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जाइलम। ठीक, फीलिंग समझ रहे हैं ना। और देखिए, जल का तो संवाहक ऊतक होता है जाइलम, लेकिन जब भोजन का प्रवाह होना चाहिए, भोजन एक स्थान से दूसरे स्थान तक, तो वो कौन जिम्मेवार होता है, वो होता है फ्लोएम। यानी कि जल के स्थानांतरण के लिए किसका, जाइलम का, और भोजन के स्थानांतरण के लिए फ्लोएम का। ठीक, ये आपका 2 गो ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया, जल के लिए जाइलम और भोजन के लिए फ्लोएम। तो बताइए कि पौधे में जल का संवाहक क्या होता है, जाइलम, और भोजन का संवाहक फ्लोएम। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। ठीक, फीलिंग समझ रहे हैं ना। चलिए, इसका PDF मतलब स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ओके, चलिए अगला प्रश्न है कि वृक्क का प्रधान कार्य क्या है। यानी वृक्क का मतलब होता है किडनी। किडनी का जो है प्रमुख कार्य क्या है, किडनी का प्रमुख कार्य क्या है। तो देखिए, किडनी जो होता है, सुनिएगा ध्यान से, ये प्रजनन का यानी कि बच्चे को जन्म देने में कार्य होता है किडनी।
पाचन में होता है, ये एटीपी का निर्माण, एटीपी का मतलब होता है एक ऊर्जा है, फिर या उत्सर्जन में। तो देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो ब्रिक होता है मनुष्य में, ब्रिक हिंदी में क्या कहते हैं ब्रिक, और इंग्लिश में बोलते हैं किडनी। किडनी का क्या कार्य होता है मैं आपको बताता हूँ। किडनी जो होता है वो रक्त को छानकर यूरिया और अवशिष्ट पदार्थ का क्या करता है, अवशिष्ट पदार्थ का मतलब होता है बेकार पदार्थ, अवशिष्ट पदार्थ का मतलब होता है बेकार पदार्थ, वो अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालता है। किसके माध्यम से निकालता है, मूत्र के माध्यम से। तो बताइए वृक्क का क्या काम है, वो है मतलब वृक्क का क्या काम कार्य है, वृक्क का जो है वो रक्त को छानकर यूरिया और अवशिष्ट पदार्थ यानी बेकार पदार्थ को मूत्र के माध्यम से क्या करता है, उत्सर्जन करता है। उत्सर्जन का मतलब बाहर निकालता है, उत्सर्जन का मतलब क्या होता है, बाहर निकालना। तो बताइए कि वृक्क का क्या काम है, उत्सर्जन का। ठीक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। तो वृक्क का क्या काम है, किडनी का उत्सर्जन का। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है, उत्सर्जन का मतलब होता है मतलब बाहर निकालना। जैसे कि अवशिष्ट पदार्थ क्या है, मल मूत्र ये सब जो भी है वो क्या करता है, बाहर निकलता है। कौन निकालता है, ये किडनी। समझ रहे हैं ना। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि पादप में अपशिष्ट संचित रहते हैं। पादप में अपशिष्ट संचित रहते हैं मतलब बेकार जो पदार्थ होता है, अनावश्यक पदार्थ रहता है, वो पादप में कहाँ संचित रहते हैं, छाल में या कोशिका, कोशिका रिक्तिया में या पत्तियों में, इनमें सभी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका आपका डी हो जाएगा। यानी कि छाल में भी रहते हैं, पत्तियों में भी रहते हैं, कोशिका रिक्तिया में भी रहते हैं। अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न है कि पौधे में उत्सर्जित पदार्थ हैं, पौधे के उत्सर्जित पदार्थ हैं, यानी पौधे में जो है जो उत्सर्जन होता है वो कौन कौन सा पदार्थ है, गोंद है या टैनिक है या रेनिंग है या इनमें से सभी है। तो पौधे में उत्सर्जित पदार्थ है, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक, यानी कि डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो प्रश्न है वो ये है कि निम्नलिखित में एनीमो अम्ल के विखंडन से बनता है। तो देखिए एनीमो अम्ल के विखंडन से बनता है, वो जो बनता है वो CO बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है या कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, या NH3 अमोनिया बनता है, या SO4 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो एनीमो अम्ल के विखंडन से जो बनता है वो बनता है NH3 यानी कि अमोनिया। आगे प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है इंसुलिन के कमी के कारण निम्नलिखित में कौन सा रोग होता है। तो देखिए इंसुलिन के कमी के कारण घेघा रोग होता है, या क्रेटिनिज्म होता है, या पौनापन होता है, या मधुमेह होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा मधुमेह, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। देखिए ये जो है मधुमेह जो है ना, मधुमेह थोड़ा सा समझ लीजिएगा, मधुमेह जो है वो अग्नाशय से निकलता है। ठीक, अग्नाशय से स्रावित होता है, अग्नाशय से स्रावित होता है। पेन क्रिया से क्या होता है, स्रावित होता है। कहाँ से निकलता है, अग्नाशय से शुरू होता है। ठीक, अग्नाशय के बीटा सेल से। और इंसुलिन के कमी से जानते हैं क्या होता है, शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, जिसे हम मधुमेह कहते हैं, मधुमेह रोग नाम देते हैं। यानी कि इंसुलिन के कमी से शर्करा का स्तर बढ़ जाता है और इसी को हम मधुमेह रोग नाम देते हैं। ओके, तो इस सबसे पहले आपसे प्रश्न पूछेगा, सबसे पहले आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है। तो आपको बताना है अग्नाशय से।
फिर आपसे पूछा जाएगा कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह रोग होता है। फिर पूछा जाएगा इंसुलिन के कमी से कौन सा किस चीज़ का मात्रा बढ़ जाता है, तो वो शर्करा का। ठीक, चलिए आगे जो प्रश्न है, निम्नलिखित में एक प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। देखिए प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब होता है, प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब होता है वैसी क्रिया, अनैच्छिक क्रिया। अनैच्छिक क्रिया का मतलब जो स्वतः होए, जो स्वतः होए मतलब अपने आप हो जाए, उसको जैसे कि आप उसको रोक नहीं सकते हैं, ठीक ना। प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब होता है उसको आप रोक नहीं सकते हैं, ठीक ना। तो बताइए छींक आएगा तो आप उसको रोक लीजिएगा, एक बय आता है वो क्या है, अनैच्छिक है। अनैच्छिक का मतलब स्वतः होता है। मिठाई को देखकर मुंह में, एक मिनट, मिठाई को देखकर मुंह में पानी आना, अब बताइए इसको रोक सकते हैं। आँखों का झलकना, जो आँखों का जो पपनी वो झलकता है, झपकना जो झपकता है, उसको आप रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते हैं। तो देखिए जो स्वतः होता है उसको प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं, ठीक। जो स्वतः होता है उसको क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया। जो स्वतः होता है उसको क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया। तो छींकना भी एक प्रतिवर्ती क्रिया है, मिठाई को देखकर मुंह में पानी आना भी प्रतिवर्ती क्रिया है, आँखों को झपकना भी है, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी। तो देखिए प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब आप समझ गए, जो स्वतः हो, ठीक ना, जो क्या हो, स्वतः हो। इसको आप जैसे कि आप बताइए, अगर आपको बोलना होगा तो आप वो स्वतः बोल सकते हैं, आपको बोलने का मन होता है ना, बोलिएगा, ठीक। अगर आपको हाथ को उठाना है ऊपर से नीचे, तो ये तो स्वतः नहीं होता। आप उठाना चाहिएगा तो उठेगा, और नहीं उठाना चाहिएगा तो नहीं उठेगा। अब मान आँख पलक झपकाना है तो इसको तो आप नहीं रोक सकते हैं, रोक सकते हैं दिन भर, नहीं रोक सकते। ये स्वतः होने वाला क्रिया है, ऑटोमेटिक ये क्या होता है, होते रहता है। छींकना, छींक आ गया तो छींकना ही पड़ेगा, उसको आप रोक नहीं सकते हैं, ठीक ना। आँखों का झलकना, ठीक। आगे है एस्ट्रोजन क्या है, नर हार्मोन है, मादा हार्मोन है, पाचक रस है, इनमें से सब, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एस्ट्रोजन जो है वो है आपका मादा हार्मोन, ठीक। क्या है, मादा हार्मोन। देखिए एस्ट्रोजन क्या है, एस्ट्रोजन जो है, एस्ट्रोजन एक मादा हार्मोन है और ये मादा का सेक्स हार्मोन है, ठीक ना। ये प्रजनन तंत्र को नियंत्रण करने में मदद करता है। तो एस्ट्रोजन क्या है, एक सेक्स हार्मोन है मादा का, ठीक। और ये सेक्स हार्मोन है, और ये सिर्फ एस्ट्रोजन जो है वो मादा में पाया जाता है। आगे है पारे का अयस्क, बॉक्साइड, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट या सिनाबार। तो पारा का जो अयस्क है वो है आपका, वो आपका है सिनेबार, ठीक। इसका राइट आंसर होगा डी। अब देखिए हम आपको बताते हैं सिनेबार, ओ सॉरी, जो सिनेबार है सुनिएगा, सिनेबार का सूत्र होता है HgS यानी मरकरी सल्फाइड, ठीक। तो पारे का अयस्क क्या है, सिनेबार का सूत्र होता है HgS यानी कि मतलब मरकरी सल्फाइड होता है सिनेबार का अयस्क। अब बताइए कि जो ऑप्शन है उसको भी देख लेना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हम जान गए कि पारे का अयस्क कौन है, सिनेबार का सूत्र HgS माने मरकरी ऑक्साइड। लेकिन ये बॉक्साइड किसका है, बॉक्साइड जो है वो है एल्युमिनियम का। बॉक्साइड किसका है, एल्युमिनियम का अयस्क है, एल्युमिनियम का, ठीक। और बॉक्साइड का सूत्र होता है Al2O3, ठीक, इंटू 2H2O, ओके। और देखिएगा, और ये हेमेटाइट किसका है, हेमेटाइट है लोहा का। हेमेटाइट किसका है, लोहा का, जिसका सूत्र होता है Fe2O3। अब मैग्नेटाइट भी लोहा का, इसका सूत्र होता है Fe3O4, ठीक ना।
तो ये हम आपको बता दिए कि बॉक्साइड है एल्युमिनियम का अयस्क, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट जो है वो लोहा का है, और सिनेवर किसका है, वो है पारा का। तो आई थिंक यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया एक प्रश्न में, और आई थिंक आप लोग को याद भी हो गया होगा। अब बताइए एल्युमिनियम का क्या अयस्क है। एल्युमिनियम का जो अयस्क है वो बॉक्साइड होता है, और लोहा का मैग्नेटाइट और हेमेटाइट होता है, और पारा का जो अयस्क होता है वो होता है आपका सिनेवर। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में कम अवक्रियाशील धातु है। निम्नलिखित में कम अवक्रियाशील धातु है। तो देखिए हम आपको बताते हैं इनमें से कौन कम अवक्रियाशील धातु है। मैग्नीशियम है, जिंक है, या एल्युमिनियम है, या लोहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब देखिए कैसे होगा बी, हम इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए क्या होता है, अवक्रियाशील धातु का मतलब क्या होता है। अवक्रियाशील का मतलब जो तेजी से अवक्रिया कर ले उसको क्या कहते हैं, अवक्रियाशील। अवक्रियाशील का मतलब जो जेकरा मन तेकरा से लड़ जाए। अवक्रियाशील का मतलब होता है जो मतलब किसी से भी वो लड़ जाए, माने कि जो भी है अवक्रियाशील का मतलब ये होता है कि जो मतलब हर किसी से अवक्रिया कर ले उसको कहते हैं अवक्रियाशील। और यहाँ पर दिया हुआ कम अवक्रियाशील, कम अवक्रियाशील। कम अवक्रियाशील का मतलब होता है किसी से उतना लड़े झगड़े नहीं। तो अवक्रियाशील का मतलब समझ गया। अवक्रियाशील का मतलब होता है अगर किसी का ज़्यादा अवक्रियाशील है तो किसी से भी लड़ झगड़ जाना, माने कि किसी से भी टकरा जाना। और कम अवक्रियाशील का मतलब एकदम शांत रहे, उसको बस किसी का प्रभाव ना पड़े, किसी का वो ना हो, ठीक ना, किसी भी तरह से उसको कम अवक्रियाशील कहते हैं। समझ रहे ना। तो अवक्रियाशील का मतलब होता है किसी से भी अवक्रिया कर लेना, किसी से भी लड़ झगड़ जाना। और जो किसी से नहीं लड़ झगड़ता है उसको कम अवक्रियाशील कहते हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो अवक्रियाशील होता है, इसका सूत्र है, मतलब इसका ट्रिक है केदार। केदार का मतलब होता है पोटेशियम। केदार ना का मतलब सोडियम। फिर इससे ज़्यादा केदारनाथ का कैल्शियम। फिर उसके बाद केदारनाथ का माली Mg, केदारनाथ का माली, आलू, जारा, फीका पकाता बड़ी मानी है। तो सबसे ज़्यादा किसका है, पोटेशियम का। फिर सोडियम का। सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे अधिक अवक्रियाशील पोटेशियम। फिर उसके बाद कम अवक्रियाशील सोडियम, फिर कैल्शियम। ये कमते जा रहा है। जिंक, फिर लोहा। तो देखिए जिंक तो ज़्यादा है, देखिए जिंक के तो ज़्यादा है, फिर एल्युमिनियम का भी ज़्यादा है, और मैग्नीशियम का भी ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर देखिए लोहा Fe का कम है। तो इसका राइट आंसर बी। फिर निम्नलिखित में कौन सा हाइड्रोकार्बन है। जल है, CH4H10 है, CO2 है, या H है। देखिए हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो देखिए इसमें तो कार्बन नहीं है, इसमें भी कार्बन नहीं है और हाइड्रोजन नहीं है, इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन नहीं है। जिसको में कार्बन और हाइड्रोजन होता है उसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो इसको में बताइए किस में कार्बन और हाइड्रोजन है। कार्बन का मतलब होता है C और हाइड्रोजन का मतलब होता है H। ये दोनों में कौन सा, ये दोनों जिसमें उपलब्धि हो, C या H जिसमें उपलब्ध होगा उसको बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। तो बताइए कि यही एक है जो C और H उपलब्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बी। OH क्रियाशील समूह है, कीटोन का, एल्डिहाइड का, एल्कोहल का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
मतलब जितना प्रॉब्लम होगा ना भाई मेरे साथ ही हो, जितना दुख तकलीफ देख रहा कैसे हो रहा है, देख रहा है ना। हाँ तो OH किसका क्रियाशील समूह है, तो वो है अल्कोहल का। मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन है, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन है, वो है आपका 4। वो कैसे, जैसे कि मीथेन का सूत्र होता है CH4, ठीक, मीथेन का CH4, तो इसका देखिए C 1 2 3 4 को होता है, इस तरह से बनाएगा, यानी एक इसको देगा, इसको 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 एकदम इस तरह से 4 को बनाता है, तो इसका राइट आंसर होगा बी। फिर अगला जो प्रश्न है वो है C60 फ्लोरीन की आकृति निम्नलिखित में किसकी जैसी होती है, तो ये जो C60 है फ्लोरीन है, C60 जो फ्लोरीन है वो कार्बन का अप्रूफ है, तो इसीलिए क्या होगा किसके जैसा, मतलब कि कार्बन का अप्रूफ है, जिसको हम C60 फ्लोरीन बोलते हैं। ये जो आकृति होता है वो किसके होता है, फुटबॉल की तरह। कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है, तो कार्बन जो है वो है 14 का, यानी इसका राइट आंसर होगा डी। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो सी 7 होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है न्यूटन के नियम के अनुसार, स्केल के नियम के अनुसार, परावर्तन के नियम के अनुसार, फर्माइट के नियम के अनुसार, तो ये जो है वो परावर्तन के नियम के अनुसार होता है, ठीक। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वो आभासी होता है। पिन होल कैमरा में निम्नलिखित में क्या बनता है, तो वो प्रतिबिंब बनता है। फिर है यदि आपतन कोण 45 डिग्री हो तो परावर्तन किरण और अवलंब के बीच कोण होगा, तो देखिए अगर आपतन कोण 45 डिग्री हो, आपतन कोण अगर 45 डिग्री हो, अब अगर आपतन कोण 45 डिग्री हो तो परावर्तन कोण भी 45 डिग्री होता है, क्योंकि परावर्तन के नियम के अनुसार क्या होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब देखिए इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका PDF टेलीग्राम पर ही मिलेगा। तो आज की वीडियो इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।